खूबसूरत मंच पर मैं सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें। मैं इल्जा करूंगा श्री नीरज गोस्वामी साहब से कि वो भी स्टेज पर पधारें और इस मंच को रोशन करें। और इस मंच को और रोशन करने के लिए श्री अखिलेश तिवारी साहब से भी मैं इल्जा करूंगा कि वो मंच पर पधारें। वो आ गए अहमदाबाद से? अभी आज सुबह ही आए। वाह मेरी जान, जिंदा रहो। एक आते और नहीं रुक सकते। मन तो बहुत था लेकिन मैंने रुकने नहीं दिया। जेल पीर की इस खूबसूरत महफिल में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस प्रोग्राम में उर्दू साहित्य और गज़ल जैसे मौजू पर रखे गए इस सेशन की अगवानी करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उर्दू अदब और गज़ल से थोड़ा भी मोहब्बत करने वाला शख्स मोहतरम लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, मोहतरम नीरज गोस्वामी जी और जनाब अखिलेश तिवारी को जरूर पहचानता है। गज़ल के आसमान में हज़ारों सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे अपनी शफाक रोशनी से एक अलग ही पहचान बनाते हैं, और ऐसे ही अलग पहचान बनाने वाले ये तीन सितारे आज इस महफिल में हम सब लोगों के साथ में हैं, इस महफिल को रोशन कर रहे हैं। तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, जमी पे कहाँ रोज चांद उतरता है। वसीम बरेली साहब के इस शेर के साथ इस महफिल का आगाज़ करता हूँ। हमारे मेहमान जनाब साहिल साहब, नीरज जी और अखिलेश जी का मैं खैर मकदम करता हूँ। तेरे मन का मौसम मेरे मन जैसा हो जाए तो, तेरे मन का मौसम मेरे मन जैसा हो जाए तो, एक कसीदा धूप पे लिखूं, एक गज़ल बरसात के नाम। और ये शेर हमारे बीच में मौजूद लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब का है। उनके इस शेर से उनके आवर कद का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। गज़ल के अलावा दो मिसरों में पूरी बात कह देने का हुनर, दोहा भी साहिल साहब की खूबी है। एक बानगी देखिए कि राम हमारे देश को लगा एक ऐसा रोग, राम हमारे देश को लगा एक ऐसा रोग, लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग, लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग। ये हमारी खुशनसीबी है कि साहिल साहब की सोहबत हमें मिल रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद में गज़ल की दुनिया में नीरज गोस्वामी सर को कोई ना जानता हो, ये मुश्किल है। किसी के दर्द में आंसू बहाना, किसी के दर्द में आंसू बहाना इबादत है, खुदा की बंदगी है। किसी के दर्द में आंसू बहाना इबादत है, खुदा की बंदगी है। इधर से दाद मिल रही है पेड़ों के बीच में से हर शेर के ऊपर कि किसी के दर्द में आंसू बहाना इबादत है, खुदा की बंदगी है। डरेगा बिजलियों से क्यों शजर वो, डरेगा बिजलियों से क्यों शजर वो, जड़ों में जिसके थोड़ी भी नमी है। और ये नीरज गोस्वामी जी का शेर है। नीरज सर ने नए शायरों की हमेशा हौसला अफजाई की है। सैकड़ों नए शायरों की गज़लों की किताबों के रिव्यूज़ इनके कलम और इनके कीपैड से निकले हैं, और हर शायर की गज़लों की किताब में से बेहतरीन अशार ढूंढना और उनकी पीठ तपतपाना ये कभी नहीं भूलते हैं। ये बहुत एक्टिव ब्लॉगर हैं और सैकड़ों किताबों के रिव्यूज़ इनके ब्लॉग्स और किताबों में मिल जाएंगे। खुद बेहतरीन सुखनवर भी हैं। वही करते हैं दावा आग नफ़रत की बुझाने का, वही करते हैं दावा आग नफ़रत की बुझाने का, कि जिनके हाथ में जलती हुई माचीस की तीली है। इस्तकबाल है सर आपका भी। और हंसी मजाक अदब महफिलें सुखन गोई, हंसी मजाक अदब महफिलें सुखन गोई, उदासियों के बदन पर लिबास कितने थे। अखिलेश तिवारी जी के बारे में क्या कहूँ, उर्दू ज़बान के साथ साथ शायरी के इल्म उरूज या कहें जिसे छंद शास्त्र के भी ये आलिम हैं। इनकी शायरी बेहद गहरी और मयारी है। ख्वाबों की बात हो न ख्यालों की बात हो, ख्वाबों की बात हो न ख्यालों की बात हो, मुफलिस की भूख उसके निवालों की बात हो। ख्वाबों की बात हो न ख्यालों की बात हो, मुफलिस की भूख उसके निवालों की बात हो। अब ख़त्म भी हो ज़माने गुजरे का तज़किरा, अब ख़त्म भी हो गुजरे ज़माने का तज़किरा, इस तीरगी में कुछ तो उजालों की बात हो। और जिनको मिले फरीब ही मंजिल के नाम पर, जिनको मिले फरेब ही मंजिल के नाम पर, कुछ देर उनके पाँव के छालों की बात हो।
मैं JIPL की ओर से आप सबको और खैर मकदम करता हूँ स्टेज पर। हमारा इस सेशन का मौजू है उर्दू साहित्य और गज़लें। दाग साहब ने कहा था कि इस तरह उर्दू भी इसी से है कि उसने अपने एवोल्यूशन में सभी से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे वो संस्कृत हो, पर्शियन हो, अरबी हो, तुर्की हो या अंग्रेजी हो। किसी भी ज़बान की तीन खास ज़रूरतें होती हैं, किसी भी ज़बान की तीन खास ज़रूरतें होती हैं। रस्मुल खत, जिसे अल्फ़ाबेट हम बोलते हैं, लुगत यानी उसका शब्दकोश, और ग्रामर। उर्दू ने रस्मुल खत पर्शियन से लिया है, ग्रामर हिंदी से, और लुगत हिंदी और पर्शियन दोनों भाषाओं से, और यही इसको व इसके लिटरेचर को दूसरी भाषाओं से अलग करता है। मुनव्वर राणा साहब फरमाते हैं कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो ज़बानों में नहीं मिलता, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने हमारे बीच हमारे मेहमान मौजूद है, और अब आगे सेशन हमारे मेहमानों के हवाले किया जाना ही माकूल होगा। सेशन की शुरुआत में पहला सवाल लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। जब उस्ताद दाग दहली साहब ने ये शेर कहा था, तो क्या उनके दिल में ये ख्याल आया होगा कि इस मुल्क में किसी दिन हिंदी और उर्दू को किसी खास मजहबों के साथ चश्मा कर दिया जाएगा? और क्या हकीकत में उर्दू का ताल्लुक केवल इस्लाम या हिंदी का ताल्लुक केवल हिंदुत्व से माना जाना चाहिए? सर, मैं चाहूँगा कि आप इब्तिदा करें इस सेशन की। सोनी जी, पहले तो मुबारकबाद इस बात के लिए आपको कि मिर्ज़ा दाग का ये शेर आपने सही मतन के साथ पढ़ा, वरना 10 में से 8 लोग इस शेर को गलत पढ़ते हैं। 10 में से 8 लोग इस शेर को पढ़ते हैं कि सारे जहां में धूम, जबकि सही यही है कि हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की। मैं अपनी बात पे आऊँ उससे पहले दाग साहब के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। मेरे पसंदीदा शायर रहे हैं मिर्ज़ा दाग देहलवी, और थोड़ा बहुत भी जो शायरी को समझने वाले लोग हैं वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि सहले मुमतना में दाग से बड़ा शायर कोई नहीं। ये बात भी मैं आपको साथ साझा करूं कि हमारे बहुत सारे मित्रों का ये मानना है कि सहले मुमतना में तहदारी की शायरी नहीं हो सकती। मैं 2-3 शेर दाग के आपको सुनाता हूँ। दाग साहब का एक शेर है कि 1, 2, 3, 5, 7 नहीं, सब खताएं मेरी माफ़ करो। ये भी एक रंग है दाग का। एक और शेर है दाग साहब का, कहते हैं कि नामावर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, नामावर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनका जवाब आता है। और वो मशहूर शेर दाग साहब का ऊला मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें सानी मिसरे में वो कहते हैं कि अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो। क्या है अखिलेश ऊपर ऊला उसका? खातिर से या लिहाज से मान तो गया, कसम से उसका ईमान तो गया, और होशो हवास ताबू तवा, होशो हवास ताबू तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। अभी हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया, क्या इसमें तहदारी नहीं है? और आगे बढ़ाऊं अपनी बात को तो बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि इकबाल जो हैं वो अच्छे शायर नहीं हैं। मैं ये बात जोड़ रहा हूँ या दाग साहब के हवाले से, शायद आप लोग जानते भी हों कि इकबाल बेसिकली दाग साहब के शागिर्द थे, और दाग साहब के शागिर्दों की एक लंबी जो फहरिस्त है उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दाग साहब के जितने शागिर्द हुए सबके सब अल्लामा हुए। अल्लामा इकबाल, अल्लामा ज़ार जिनके शागिर्द गुलजार देहलवी दिल्ली में एक बड़ा नाम पिछले दिनों रहा। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दाग साहब इब्तदाई दौर में अपना कलाम मिर्ज़ा गालिब के पास लेकर के गए थे और उनसे कहा था कि उस्ताद इस पर नज़र सानी कर दीजिए। अब देखिए, गालिब बहैसियत शायर जो हैं वो तो हैं ही, बहैसियत इंसान वो कैसे हैं यहाँ मालूम चलता है। गालिब कह रहे हैं कि मियाँ हमारे पास अगर रहोगे तो तुम्हारी ज़बान ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी ज़बान में हमारी ज़बान में बड़ा फ़र्क है, बेहतर होगा तुम जोश साहब के पास जाओ, सॉरी ज़ौक़ के पास जाओ। तो मिर्ज़ा दाग ने फिर ज़ौक़ की शागिर्दी उन्होंने कबूल की। उर्दू शायरी के 4 सुतून माने जाते हैं।
4 लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर इन 4 लोगों को पढ़ लिया तो लगभग उर्दू शायरी के 4, जैसे डेमोक्रेसी के बारे में 4 कहते हैं कि 4 खंभे हैं। उर्दू शायरी टिकी हुई है मीर, गालिब, अनीस और इकबाल पर। अनीस, मीर अनीस, जो मरसिए का बड़ा शायर है। डाक साहब का ये भी एक जिक्र मैं करता चलूँ यहाँ पे कि उमराव जान अदा से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उमराव जान अदा की शायरी पे डाक साहब का बहुत इम्प्रेशन है, बहुत प्रभाव है, उनके पर्सनल टच में भी होती है। अब मैं आता हूँ उस बात पे जहाँ सोनी जी ने अपनी बात को शुरू किया था। देखिए, अगर दाग की शायरी इस देश में ख़त्म हो सकती है या उर्दू वर्ड से ख़त्म हो सकती है या उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज की तारीख में, तो फिर उर्दू ज़बान का भी कोई रेलेवेंस नहीं। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ मंचों से, पिछले दिनों के एक इंटरव्यू में मैंने बात कही थी कि ये कहना कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, मुसलमानों से कोई नाजायज़ ताल्लुक़ भी नहीं है उर्दू का, जायज़ की तो बात छोड़िए आप। देखिए, उर्दू इस देश में बनी, लश्करी ज़बान इसे कहा गया है। उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भी लश्कर। 9 भाषाओं से शब्द उसमें लिए गए, कुछ नाम अभी आपने गिनाए उसमें से, उसमें ब्रज और अवधी जैसे भी जोड़ लीजिए आप, है ना, उनको भी उसमें शामिल किया गया। अब ये जिस एक विशेष कोण की तरफ आपने इशारा किया है कि चस्पा कर देना, तो माफ़ कीजिएगा, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। भाषा धर्म का सिंबल कभी नहीं होती, भाषा संस्कृतियों का सिंबल होती है। संस्कृति का संवाहक जितने तत्व हैं उसमें भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात अलग है कि धर्म भी उस संस्कृति का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि धर्म संस्कृति से अलग कोई चीज़ है, कल्चर में रिलीजन शामिल है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि हिंदुस्तान में आज भी हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो हमारी फिल्में हैं, जो हमारे गाने हैं, फिल्मों के नॉन फिल्मी गाने, माफ़ कीजिए अगर मैं कहूँ कि वो उर्दू के हैं तो कोई बहुत अधिक ताजुब आपको नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि पोइट्री और लिटरेचर की भाषा, यहाँ एक बात और जोड़ दूँ, मैं उस राजनीतिक एंगल पे बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसमें जाना नहीं चाहिए हम लोगों को कि क्या हुआ ऐसा कि ये तो मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी हिंदुओं की ज़बान है। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि ये कुछ सच नहीं है। ये ज़रूर मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भाषा जो होती है, विशेष करके साहित्य में कविता की भाषा, वो एक बहती हुई नदी है, वो कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। और आप देखेंगे कि 3-4 दहाइयों में हर बार भाषा अपना रूप, अपना कलेवर, अपना तेवर बदलती है, अपने पैरहन, अपने पोशाक को बदलती है। हिंदी के हवाले से देख लें तो प्रसाद ने, निराला ने, बच्चन ने, दिनकर ने, महादेवी जी ने जिस भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की, आज वैसी हिंदी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वैसी हम नहीं लिख रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाम हुए हैं, उनके गीत का एक मुखड़ा है, मैं उसको सूत्र की तरह मानता हूँ। सूत्र है सब लिखने पढ़ने वालों के लिए। भवानी दादा कहते हैं कि जिस तरह सब बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह सब बोलते हैं तो उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी सबसे अलग तू दिख। तो जटिल भाषा का, जटिल मतलब अरबियन और पारसी बेस्ड जो उर्दू है, उसमें यदि आज आप शायरी करोगे या प्रोज में कुछ लिखोगे तो वो इतना कम्युनिकेट नहीं होगा एक्चुअली। और कंटेंट जो है वो कभी भाषा का मोहताज होता भी नहीं है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। मफहूम जिसको हम कहते हैं, अगर वो माफ़ कीजिए किसी भाषा का मोहताज होता तो आपका सारा जो लोक साहित्य है वो खारिज कर दिया गया होता। विभिन्न बोलियों में हमारे पास इतना रिच, इतना समृद्ध और इतना वैभवशाली लोक साहित्य है कि जिसको मैं आज भी मानता हूँ कि हम लोगों ने ठीक से उस पर विचार नहीं किया है, ठीक से उसको संजो के नहीं रखा है।
एक बहुत सामने का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो महिला संगीत में जिस तरह के गाने, एक प्रसंग जोड़ता चलूँ लाइटर मोड में लाने के लिए कि मेरी जब शादी हुई तो जो घर में महिला संगीत हुआ उसमें ढोलक बजाने के लिए मुझे ही बिठा लिया गया और वो ढोलक मैंने ही 3.5-4 घंटे तक बजाई, क्योंकि मुझे ढोलक बजानी आती थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा इस बात पे कि 3.5-4 घंटे के उस पूरे कार्यक्रम में आजकल का वो महिला संगीत उठाने की स्टेज है और 1.5 महीने से बच्चे रिहर्स कर रहे हैं और फिर आकर के वो गानों पे परफॉर्म हो रहा है, कैसेट बज रहे हैं। वो पुराने जो बना बनी के गीत होते थे कितने लोगों को याद हैं आज? तो हमारी माँओं के साथ, हमारी बुआओं के साथ, हमारी चाचियों मामियों के साथ वो चले गए सारे। हमने उसको ठीक से संजोने का काम किया नहीं है। तो फिर आता हूँ उस बात पे कि अगर भाषा ही सब कुछ है तो फिर कंटेंट का महत्व कम हो जाता है। और मैं ये कह करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं उस पॉलिटिकल एंगल पे बहुत खूबसूरत बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, बहुत देर तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय विषय है, लेकिन मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल ये कह करके अपनी बात खत्म करूँगा कि अगर भाषा ही शायरी होती तो हिंदी का हर मास्टर बहुत अच्छा कवि होता और जितने भाषा विज्ञानी हैं वो बहुत अच्छे शायर होते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत आपका जवाब रहा और उसके जो पॉलिटिकल एंगल है उसको बिना टच किए और आपने इतना खूबसूरत इसका जवाब दिया है। भाषा पर मैं आपको जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भाषा की बात हुई, बहुत अच्छी बात कही साहिल साहब ने। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ इरशाद सर। और देखिए कि ये जो शेर हैं ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा ने लिखे हैं और उर्दू में लिखे हैं और उर्दू में ही छपे हैं। वो कहती हैं कि ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, क्या बात है। ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की आदत तो मेरे घनश्याम की थी। घनश्याम की थी, अब क्या बात है। घनश्याम शब्द देखिए, उर्दू की एक शायरा पाकिस्तान में बैठी ये लिख रही है कि ये सताने की आदत मेरे घनश्याम की थी। ये परवीन शाकिर मैम का। और बोझ उठाए हुए फिरती है हमारा अब तक, मुनव्वर आना कहीं हूं तो सुने कि बोझ उठाए हुए फिरती है हमारा अब तक, ए जमीन माँ तेरी ये उम्र तो आराम की थी। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत अच्छा, भाषा की बात देखिए, एक परवीन शाकिर की बात कर रहा हूँ कि रात गए मैं बिंदिया खोजने जब निकलूं, रात गए मैं बिंदिया खोजने जब भी निकलूं, कंगन खनके और कानों की बाली गाए, वाह वाह वाह। कंगन खनके और बालों की बाली गाए, कानों की बाली गाए, और सजे हुए हैं पलकों पर खुश रंग दिए से, सजे हुए हैं पलकों पर खुश रंग दिए से, आंख सितारों की छांव दिवाली गाए। ये देखिए पाकिस्तान की शायरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ है उर्दू और हिंदी में जो लड़ते हैं उनको इस बताइए कि सजे हुए हैं पलकों पर खुश रंग दिए से, आंख सितारों की छांव दिवाली गाए, और सजन का इसरार कि हम तो गीत सुनेंगे, सजन का इसरार कि हम तो गीत सुनेंगे, गोरी चुप है लेकिन मुख की लाली गाए। क्या बात है सर, क्या बात। गोरी बहुत चुप है लेकिन मुख की लाली गाए, और मुंह से न बोले नैन मगर मुस्काते जाएं, मुंह से न बोले नैन मगर मुस्काते जाएं, उजली धूप न बोले रैन काली गाए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और इससे, इस शायरी से अंदाजा हो सकता है कि हाइपर संस्कृताइजेशन या हाइपर पर्सनलाइजेशन किसी भी लैंग्वेज का, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, वो दोनों ही मुल्कों में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उन्होंने भी कोशिश की उसको हाइपर पर्सनलाइजेशन करने की, और हमारे यहाँ भी कोशिशें हैं कि इसको हाइपर संस्कृताइजेशन किया जाए हिंदी का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। एक गुस्ताखी करूंगा सर इसी के अंदर मैं जोड़ने की कि इब्ने इंशा की गजलें हम पढ़े तो उनके अंदर हिंदी का बेहद खूबसूरत, हिंदी के जो देशज शब्द है उनका बहुत खूबसूरत प्रयोग किया गया है। और चूंकि अब माइक नीरज सर ने उठा लिया है तो उर्दू गजलों से बेहद मोहब्बत है इन्हें। जितने नए पुराने शायर हैं इन्होंने पढ़े हैं, परखे हैं, हम शायद गिन भी ना सके जितने शायरों को इन्होंने पढ़ा है। इनकी मशहूर किताब 101 किताबें गजलों की, और उसके बाद में 2 किताबें और आ गई इनकी। इन्होंने दौरे हालिया के सभी शायरों के कलाम से हमारा परिचय कराया। और
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। और नीरज सर की बुक्स के अंदर मैंने एक बुक इनकी पढ़ी है और उसके अंदर किसी भी शायर की कहीं तनकीद नहीं है, कहीं आलोचना नहीं है, सिर्फ उनके जो उनकी गज़ल की किताबों के अंदर जो हीरे और मोती हैं वो इन्होंने छाटे हैं, बाकी सब इन्होंने छोड़ दिए उसके पाठकों के विवेक पर। तो इनसे सवाल ये है कि नए दौर की गज़लों में सब्जेक्ट ज़रूर नए हैं, पर गज़ल के मिजाज में कितनी गिरावट आई है? केवल छप जाने का शौक गज़ल को पॉपुलर बना रहा है या फिर गज़ल का नुकसान कर रहा है? नीरज सर। बात फिर से कुछ शेर व शायरी से ही करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बात कम्युनिकेट होने में आसान रहती है। एक शायर हुए विकास राज शर्मा, उनका विकास राज शर्मा, विकास राज उनका नाम है, शर्मा उनका शर्मा नाम है। चलिए विकास शर्मा, तो विकास शर्मा राज का एक शेर सुनिए। वो कहते हैं कि जिसे देखो गजल पहने हुए है, जिसे देखो गजल पहने हुए है, बहुत सस्ता ये जेवर हो गया है। तो आजकल क्या है, क्या बात है, क्या बात है? जिसे देखो गजल पहने हुए हैं, बहुत सस्ता ये जेवर हो गया है। और गजल की हालत पे, लेकिन भारत भूषण पंत देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि शेर का जिस्म तो बना लोगे, शेर का जिस्म तो बना लोगे, शेर में रूह कैसे डालोगे? क्या बात। शेर में रूह कैसे डालोगे? और ये जो नए लिखने वाले हैं, इन लोगों के लिए है कि अब हिंदी उर्दू को लेकर कभी बात चल रही थी। हिंदी उर्दू के लिए विजय वाते एक शायर हुए, उन्होंने लिखा है कि हिंदी उर्दू में कहो या किसी भाषा में कहो, बात का दिल पे असर हो तो गजल होती है। तो गजल। और अमीर मिनाई देखिए, गजल जो शेर और शायरी की बात करते हैं, अमीर मिनाई बहुत बड़े शायर हुए। उन्होंने कहा है कि 100 शेर एक जलसे में कहते थे हम अमीर, 100 शेर एक जलसे में कहते थे हम अमीर, जब तक न शेर कहने का हमको शऊर था। क्या बात है, क्या बात। जब तक न शेर कहने का हमको शऊर था। तो आजकल लिखने का इतना ज्यादा दौर चल पड़ा है कि हर आदमी लिख रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा। और शायरी के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात कही है वो है राजेंद्र मनचंदा बानी साहब ने कहा है कि शायरी क्या है, एक उम्र गवाई हमने। शायरी क्या है, एक उम्र गवाई हमने, चंद अल्फाज को इम्कान और असर देने में, यानी उसको पॉसिबिलिटी और उसको असर देने के लिए पूरी उम्र चली गई, तब जाकर के शायरी हुई है। और महकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीन, महकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीन, गज़ल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। बशीर बद्र साहब का है। और आखिर में मैं ये बताऊंगा, एक शेर और सुनाता हूँ कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्जों में कहीं आग छुपा दी जाती है। आग छुपाने का जो हुनर है ये बड़ी मुश्किल आता है। गज़ल के आपको पैरामीटर्स पता लग जाएंगे कि ऐसे ऐसे लिखने हैं, लेकिन उसमें डालना क्या है उसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मेरे साथ ये बड़ी दुर्घटना हुई कि 225 शायरों के ऊपर लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो लिख रहा हूँ महाकूड़ा है, और उसके बाद से अब यकीन मानिए मैंने गज़ल कहना छोड़ दिया, क्योंकि भीड़ में शामिल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप कोई नई बात नहीं कहते तब तक उसे आम पब्लिक तक, आम जनता तक लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई गज़ल कह रहा है, लेकिन वो कितनी देर टिकती है, सिर्फ फेसबुक के एक दिन के वाहवाही पर टिकती है, या वो लंबे दौर तक याद रहने वाली गज़ल है। ये ख़ास बात होती है। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो समय के साथ आगे बढ़े, आपके जाने के बाद भी याद रहे, तो लिखिए, वरना तो ये मशक्क़त है, समय की बर्बादी है। जी सर, समय के पटल पर अगर अंकित किया जाए तो कोई शेर ऐसा ही लिखा जाए, नहीं तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है और नहीं लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाते हैं नीरज सर। और अब एक सवाल साहिल सर से, माफ़ करना, अखिलेश सर से मैं पूछना चाहूँगा। अखिलेश सर का एक मतलब और एक शेर है कि मोहब्बत की निशानी ढूंढता हूँ, मोहब्बत की निशानी ढूंढता हूँ, मैं सहराओं में पानी ढूंढता हूँ।
मोहब्बत की निशानी ढूंढता हूँ मैं, सहराओं में पानी ढूंढता हूँ, जो पत्थर काट कर रास्ता बना ले, गज़ल में वो रवानी ढूंढता हूँ। और हकीकत में गज़ल में उसी रवानी की ज़रूरत है आज भी। इसी रवानी की तलाश में हम आज यहाँ बैठे हैं। तो मेरे जैसे हज़ारों नए शायर जब गज़ल की दुनिया में आते हैं तो सामना होता है उनका बहर से, उनका गज़ल के जो नियम कायदे कानून हैं उनसे, और बहर में गज़ल कहना दुश्वार लगता है। लेकिन जैसे ही आप किसी को कहते हैं कि आपकी गज़ल बहर से खारिज है या आपकी गज़ल बेबहर हो रही है, तो वो कहता है कि दुष्यंत कुमार की गज़ल भी तो हुआ करती है। तो दुष्यंत कुमार को बीच में लाया जाता है कि बहर से तो दुष्यंत कुमार ही नहीं बंधे, तो वो भी तो बड़े शायर हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहर को कई बार उन्होंने लांघा है। तो सवाल ये है कि गज़ल कहने के लिए बहर या इल्म अरूज की कितनी ज़रूरत है, और नए शायरों को गज़ल में क्या एक्सपेरिमेंट करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये मैं अखिलेश तिवारी सर से पूछना चाहूँगा। चुनिंदा श्रोताओं, मेरे बगल में साहिल साहब जैसी शख्सियत और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने बैठने में ही मुझे कँपकपी आती है। बहरहाल सवाल मुझसे ही पूछा गया तो जवाब भी मुझे ही देना है। मैं जानना चाहता हूं कि आप दोहा किसे कहते हैं? 13-11 का एक मात्रिक पैटर्न है जिसको आप दोहा कहते हैं। हिंदी में मात्रिक और वर्णिक दो तरह के छंद होते हैं। छांदिक कविता की अगर मैं बात करूं, कुछ में मात्राएं गिनी जाती हैं, कुछ अपने वर्णों से पहचाने जाते हैं। उर्दू में छंद की परंपरा में केवल वर्णिक छंद है। और जो सर का सवाल है कि बहर, तो देखिए शिनाख्त का जब भी संकट होगा तो उसकी पहचान उसकी बहर से ही होगी। गज़ल का शेर कैसे पहचाना जाए? कोई शिल्प, कोई स्केलेटन, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो आप शेर को कैसे पहचानिएगा? या वो जो सिद्धू साहब सुना देते हैं लोगों को, वो शेर हो जाएंगे क्या? माफ़ कीजिएगा, उनका नाम अनजाने ही चला है, बहुत दिन से भरा बैठा था इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। ये ठीक तो नहीं है, लेकिन तो होता क्या है कि उससे एक गलत मैसेज लोगों में ये जाता है कि शेर ऐसे ही होता है। शेर जैसा भी होता हो, लेकिन छंद शास्त्र के बगैर अगर शेर होता है, बहर के बगैर अगर शेर होता है, तो वो कैसा होता है मुझे मालूम नहीं। बहर उसकी बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर शेर या गज़ल या जितनी भी ऐसी छंद से संबंधित पैटर्न्स हैं वो बिना छंद के पूरे नहीं होंगे। इसलिए बहर निश्चित तौर पर ज़रूरी है, लेकिन बहर ही शेर है या बहर ही गज़ल है? बहर यूँ समझ लीजिए कि उसका स्केलेटन है, उसके बगैर तो उसकी संकल्पना की ही नहीं जा सकती। अब ये है कि बहर में रहते हुए मैं अपने संबंध में अगर ये टिप्पणी करूं तो मैं हमेशा ये चाहता हूं और मेरे मन में ये है कि बहर के बुनियादी ढांचे में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन शेर में अगर फिक्र नहीं है और फिक्र आपकी अपनी नहीं है तो वो शेर कैसा होगा? इम्प्रेशन निश्चित तौर पे हम जब साहिल साहब और दूसरे ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो इम्प्रेशन भी कैरी करेंगे, लेकिन उस ख्याल को अपने भीतर में इतना भीतर तक जाने दूं कि वो मुझ में से जब कभी पैदा हो और मेरे शेर की शक्ल में आए तो वो शेर मुझे ज़्यादा ईमानदार शेर मालूम पड़ेगा। तो बुनियादी ज़रूरत तो है ही बहर और दूसरे जो छंद शास्त्र के नियम है वो हैं। मैंने खुद अपने किसी शेर में शेर की ही वकालत ऐसे की है कि हंसे भी, रोए भी, सुख दुख सभी के बांटे भी। हंसे भी, रोए भी, सुख दुख सभी के बांटे भी। गज़ल नहीं है मेरी बंदिशों में पलने की। क्या बात है, क्या बात तो है। अब बंदिशों में पलने की से मेरी मुराद ये नहीं है कि मैं गज़ल के उस जो अनुशासन है उस बहर को उसको तोड़ने की बात कर रहा हूँ। उस सीमा में रहते हुए मैं अपनी बात कहने का हामी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि गज़ल के जो भी चाहने वाले हैं, भाई साहब तो पूरा अकेले एक बहस ही इसको लेके छेड़े हुए हैं, पर मैं भी ऐसा मानता हूँ कि बिना उस अनुशासन के गज़ल या जो भी इस तरह की छंद से संबंधित विधाएं हैं वो नहीं कही जा सकती। ये ज़रूर है कि आप छंद के पारखी हो जाएं, उसके बाद आप लिबर्टी के तौर पर अगर कह रहे हैं, अनोइंगली ऐसा नहीं हो रहा है जी, तो वो आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया पहले भी और कर भी रहे हैं, लेकिन उनको पहले जानकारी होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो अनोइंगली नहीं कह रहे हैं, वो आप जानते हुए ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस है। बहर के बारे में मैं ऐसे मानता जी जी सर। हूं। थैंक यू। कंट्रीब्यूट कर दूं थोड़ा सा, इसमें ऐड कर दूं बात में। अखिलेश ने बहुत मुद्दे की बात कही है और आसान तरीके से इस बात को हम समझें, अगर यूँ समझिए दोस्तों कि
कंटेंट जो है ना, जिसको मफहूम या कथ्य हम लोग कहते हैं, वो दरअसल एक खूबसूरत लड़की है। और बहर, मीटर, ये तमाम चीज़ें वो उसके जेवर हैं, आभूषण हैं। अब अगर लड़की बदसूरत है, आप कितने भी अच्छे जेवर उसको पहना दो मेरी जान, कुछ होने वाला नहीं। क्या बात है सर। और अगर लड़की खूबसूरत है और जेवर थोड़े से हल्के भी हैं अगर, तो उसकी खूबसूरती पर बहुत अंतर पड़ता नहीं। अखिलेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस भी विधा में हम लोग कह रहे हैं उसका एक शिल्प का विधान है, और उस विधान से हमें डिविएट क्यों होना चाहिए जी? जी हम क्यों लिबर्टी लेना चाहते हैं? लिबर्टी लेने के दो कारण जो मुझे समझ में आते हैं सीधे सीधे, वो ये है कि पहला तो आप उसको इतने अच्छे से जानते हैं कि आप उसमें लिबर्टी लेना चाहते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं कि इस चीज़ को, आपको कुर्सी बनानी आती है तब उसको तोड़ सकते हैं आप जी। अब ये कुर्सी यहाँ रखी है, उसको तोड़ दीजिएगा, बनानी आपको आती नहीं है, तो वो टूटा हुआ एक अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर वो दोबारा कुर्सी आपसे बनेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तोड़ने का अधिकार उसी आदमी के पास है जो जानता हो, बनाना जानता हो। अगर आप छंद को जानते हैं तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं, अपना एक नया छंद पैदा कर सकते हैं। जी। बहर के संबंध में तो ये जोड़ दूं अपनी बात को कि लोगों ने नई नई बहरें दी हैं, ऐसा नहीं है जी। बहरें बनाई हैं लोगों ने इस तरीके, लेकिन वो लोग कौन हैं? वो जानते हैं बेसिक्स को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब मुक्त छंद कहे तो निराला जी छंद को जानते थे जी। वो सिद्धहस्त थे, तब उन्होंने वो तुक की बंदिश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लय नहीं टूटी है उसमें, नहीं टूटी। मुक्त छंद में लय है। और दूसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी नीरज भाई ने जो बात की थी उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग गज़ल कह रहे हैं, और बल्कि उन्होंने सवाल सा खड़ा कर दिया कि वो कह क्यों रहे हैं। ये जब भी मैं इनके साथ होता हूँ ये सवाल उठाते हैं। हाँ नहीं, वो तुम्हारे लिए तो नहीं है। खैर, प्रॉब्लम इसमें ये है दोस्तों कि अब किसी को कैसे रोक लीजिएगा भाई। है अल्लड़ बीकानेरी साहब का एक पुराना शेर है जिसको लौट पलट के लोगों ने कहा है, विकास के जिस शेर का उल्लेख था वो अल्लड़ साहब के शेर से इंस्पायर्ड शेर है। वो अल्लड़ बीकानेरी कहते हैं कि मकान अब मीर का ढहने लगा है। हम सब जानते हैं कि अल्लड़ बीकानेरी हिंदी की वाचिक परंपरा के मंच का एक बहुत जाना माना, बहुत प्रतिष्ठा वाला नाम है। हास्य रस की कविताओं के हवाले से, हास्य रस की कविताओं को उस दौर में गा करके दो ही लोग पढ़ा करते थे, ओम प्रकाश आदित्य और अल्लड़ बीकानेरी। उनकी वो हास्य कविता के होठों से छुआ कर मूंगफली माशूक के मारा करते हैं, ये आज भी लोगों को याद होगी, जिस दौर में उसमें कवि सम्मेलन लोगों ने अटेंड किए हैं। लेकिन ये बात भी सही है, आज देश में 100-125 लोग ऐसे हैं जो बाकायदा अल्लड़ साहब के शागिर्दों में अपने आप को शुमार करते हैं। एज गज़ल को उनका एक बड़ा नाम रहा है अल्लड़ बीकानेरी का। 40-42 साल पहले अल्लड़ बीकानेरी कहते हैं कि मकान अब मीर का ढहने लगा है। आज नहीं कहा उन्होंने, वो बहुत पहले कह गए इस बात को कि मकान अब मीर का ढहने लगा है, जिसे देखो गज़ल कहने लगा है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये जो जिसे देखो वाली जो बात है ना, इसमें मेरे जैसे सब आ जाते हैं। जिसे देखो गज़ल कहने लगा है। और हमारे आज का शायर शकील जमाली ये कहता है, उसमें सर इंटरप्ट करूं, उसके बाद वाला शेर भी आप सुना दें। अच्छा हाँ, वो अच्छा शेर है, सुनिए। जो लोग शायरी के पारखी हैं मज़ा लेंगे उस शेर का, वो अच्छा शेर है वाकई। अल्लड़ साहब कहते हैं कि मकाम मीर का ढहने लगा है, जिसे देखो गज़ल कहने लगा है। अब शेर सुनो यार। अल्लड़ भाई कहते हैं कि तरस जाऊंगा अब सूरत को उसकी, तरस जाऊंगा अब सूरत को उसकी, वो मेरे शहर में रहने लगा। तरस जाऊंगा अब सूरत को उसकी, वो मेरे शहर में रहने लगा है। शकील जमाली कह रहे हैं कि गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और इससे बेहतर इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता था। अब मैं हमारे सामीन से मैं चाहूँगा कि सवाल आपकी तरफ से आए।
ताकि इसको मुकम्मल किया जा सके। जी मानी ये माइक दो वहाँ पे बड़ी जो सभी ऐसे लोग हैं जिनकी शकील जमाली साहब बात कर रहे हैं या जिनकी अल्लड़ बीकानेरी साहब बात कर रहे हैं, जो मीर का मकान ढहाने में लगे हैं, आज के बाज़ारवाद के दौर में यही वो सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों तक गज़ल को पहुंचाने की जो दुकानें हैं वो पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो जितने भी बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी और दूसरे इस तरीके के इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं और युवाओं तक जो शायरी को और कविताओं को पहुंचा रहे हैं, तो वो जो बाज़ार की जो ताकत है, लोगों तक पहुंचने की जो ताकत है, वो ताकत किसी और के हाथ में है, और जो असली शायरी है, असली गज़ल है, साहित्य है, वो किसी और के हाथ में है। ये दोनों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है? अदरवाइज़ वो जो साहित्य है वो कभी लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, और ये जो बाज़ार की ताकत है ये कुछ भी कूड़ा करकट उन तक पहुंचाती रहेगी। तो ये दो जो पैरेलल पावर्स हो गई हैं, एक सरस्वती की अलग और लक्ष्मी की अलग, इनको साथ क्या लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है? बाजार बुरी शय है, बाजार तुम न जाना, बाजार बुरी शय है, बाजार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। या मैं अपने एक शेर में कहता हूँ कि है गुजर अपना ही मुश्किल तो फिर ताज्जुब है गुजर अपना ही मुश्किल तो फिर ताज्जुब है, आ गया किस तरह बाजार बंद कमरे में। तो बाजार तो आपके कमरे में होता हुआ आपके घर तक दस्तक दे रहा है, और फिर शायर को आप अगर इस दुनिया से अलग कोई वायवी चीज़ मानते हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है। हम भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसका ये तंत्र है, जिसके दूसरे लोग हैं। तो शायर में भी अगर उसके नैतिक मूल्यों में और तमाम चीज़ों में क्षरण हो रहा है तो वो इस दुनिया से अछूता नहीं रह सकता, और शायर को हमेशा महामानव बनाकर उस हैंगर पर टांग के अगर देखा जाएगा तो शायद ये शायर के साथ एकांगी होना होगा। लेकिन हाँ, जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो अगर वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में नहीं दिखाई देता तो ये वाकई दुखद है। और अगर पोइट्री लोगों को संस्कारित करने का काम करती है तो सबसे पहले हमें, जब हम शेर कहते हैं तो हमें ही संस्कारित करे हमारा शेर, और ऐसा होता भी है बुनियादी तौर पर अगर आप जेन्युइन हैं तो। इसलिए निश्चित तौर पर जो सवाल पूछा तुमने तो है तो बेहतर साहित्य साहब उस पर कुछ पूछना। इसको तो अपना शेर सुनाना था जो सुना के निकल गया। भव्य का सवाल कुछ और था, इसीलिए तो आपसे भव्य ने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा और बड़ा सरल जवाब है उसका। भव्य, जब तुम अनुराग सोनी, अखिलेश तिवारी, नीरज गोस्वामी ऐसे लोग एक मंच पे आते रहोगे तो ये सरस्वती और लक्ष्मी के बीच की जो दूरी है ये पूरी तरह तो कभी नहीं पटेगी, लेकिन हाँ कम जरूर हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, कल भी इस मंच से बात कही गई थी और अच्छी बात थी, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब ने कहा था। मैं उस बात को फिर यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने भक्ति काल के हवाले से ये कहा कि आप आज अगर भक्ति काल के कवियों को उंगली पे गिनने चलें तो 8-10 से ज़्यादा नाम आप नहीं पाएंगे। तो क्या उस दौर में, वो 200 साल की अवधि में, क्या वो 10 लोग ही रचनाएं लिख रहे थे और लोग नहीं लिख रहे थे? कहना ये चाहता हूँ भव्य कि वक्त की छलनी बहुत बारीक छानती है, बहुत हौले से छानती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक जगह कहा है, आओ कामना भाई साहब पता, डॉक्टर लोहिया एक जगह कहते हैं कि अगर किसी की मूर्ति लगानी हो तो उसको मरे हुए कम से कम 300 बरस हो चुके हैं, उससे पहले मूल्यांकन नहीं हो पाता आदमी का। हमने देखा अपने दौर में सद्दाम हुसैन की मूर्तियों को टूटते हुए, और माफ़ कीजिएगा अभी कुछ राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवित रहते अपनी मूर्तियां लगा ली हैं, और हम अपने जीवन काल में देखेंगे कि लोग उनको तोड़े। ठीक से मूल्यांकन करना, ठीक से मूल्यांकन हो जाना, ये कोई आसान तरीका नहीं है, इसमें बड़ा वक्त लगता है। और हमारे यहाँ, माफ़ कीजिए फिर मैं अपने प्रिय विषय पे आ जा रहा हूँ कि आलोचक ने बड़ा खराब काम किया। आलोचना को लेकर के हम लोग, खास करके साहित्य की आलोचना को लेकर के
हम लोगों ने बहुत जानिबदारी से काम किया, हम लोग बहुत निष्पक्ष नहीं रहे। हमारे आलोचकों ने फतवे जारी किए, लोगों को गिराने उठाने का काम बहुत किया। कुछ लोग उसमें जो डिज़र्व करते थे उनको प्लेटफॉर्म भी मिला, मैं ये भी नहीं कहूँगा। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि अगर कमलेश्वर ने दुष्यंत पे सारिका का एक पूरा अंक नहीं निकाला होता और वो काल अगर इमरजेंसी का काल नहीं होता तो माफ़ कीजिएगा दुष्यंत आज दुष्यंत के रूप में नहीं होता। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है कि नीरज गोस्वामी जैसे बड़े लिखाड़ अगर मेरे जैसे किसी चुगत पे कुछ लिख दें और फिर मैं अपने आप को लेके इतराता फिरूं, लोग कहूँ कि नीरज भाई ने लिख दिया, अब तो बस वो क्या कहते हैं कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो उस भंगिमा से हमें बचना चाहिए। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि जैसे और कलाओं को रियाज की ज़रूरत है, मैं बहुत एक नया नुक्ता लाने की कोशिश कर रहा हूँ बात में, समझिएगा जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। फाइन आर्ट्स के बारे में पहले अपनी बात कर दूं कि फाइन आर्ट्स मेरा मानना है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मेरी एक तुच्छ राय है, मैं कोई फतवे जारी नहीं कर रहा हूं। जो मुझे ठीक लगता है मैं वही कह रहा हूं, जो मेरी पसंद है, जो मेरी समझ है वही आपसे साझा कर रहा हूं। मेरा मानना यह है दोस्तों कि फाइन आर्ट्स की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितनी भी ललित कलाएँ दुनिया में हैं, उसमें सबसे अच्छी ललित कला है लिटरेचर, साहित्य। साहित्य का बेस्ट रूप क्या है? पोइट्री। देखिए, लोग कह देते हैं, मैं खुद भी मानता हूं कि अच्छा प्रोज लिखना कविता लिखने के मुकाबले अधिक मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं दावे से इस बात को कहना पसंद करूंगा, चुनौतीपूर्वक कहना पसंद करूंगा कि फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो है वो अच्छी कविता है, और अच्छी कविता की जो सर्वश्रेष्ठ विधा है वो गीत है। एक अच्छा गीत लिख देना वो सबसे अच्छी रचना है, बशर्ते जिस भावभूमि को लेकर के हम चले थे अपने गीत में अंत तक उसका हम निर्वहन कर दें तो वो एक बहुत अच्छी रचना हमारी बन जाती है। अब ये बात और कह दूं अंत में कि जब मैं आना चाह रहा था रियाज वाली बात, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब दूसरी कलाओं से संबंधित समस्त कलाकार रियाज पे बहुत जोर देते हैं तो ये कवियों शायरों में साला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं यार हमें तो मतलब ठीक है, कभी कुछ हॉन्ट कर गया, अखिलेश के शब्दों में मैं कहूँ, इसको हॉन्ट बहुत कम करती हैं चीज़ें, कुछ हॉन्ट कर गया अगर तो उसी पे हमको कलम चलाना चाहिए। नहीं, मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ उनमें से अधिकांश लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि लिखो, मशक्क़त करो, अभ्यास करो, रियाज करो, उसमें सिंसियरिटी रखो, ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। हम अगर ये सोच करके बैठ जाएंगे, और ये सच भी है, मैंने अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर किसी को ये मुगालता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल नई सी बात है, तो माफ़ करना, हमसे पहले वाले सब कुछ कह जाते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास कहने के लिए। हम कर क्या सकते हैं? हम केवल ये कर सकते हैं कि जो कंटेंट हम ट्रीट कर रहे हैं वो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका नया हो सकता है। कंटेंट नया नहीं ला सकते हम लोग। क्यों नहीं ला सकते? अब जाहिर है मोबाइल पे अगर मैं कहूँगा कुछ आज की तारीख में तो उसको आप कह दो कि यार ये नई बात है, क्योंकि उन बड़ों के दौर में ये मोबाइल था नहीं। लेकिन बुनियादी अवधि पोइट्री क्या है? आदमी का हंसना रोना, उसके सुख दुख, उसका जीना मरना, और ये शाश्वत और सनातन भाव है। तो भाव तो वही रहने वाले हैं, उसको हम ट्रीट किस तरीके से कर रहे हैं वो बात है। इसलिए नए लोगों से तो मैं ज़रूर ये अपील करना चाहता हूँ, अपने आप को भी शामिल करता हूँ उसमें, लिखो, खूब लिखो, रोज़ लिखो। ये मत सोचो कि यार मतलब सब कुछ लिखा जा चुका है, हम क्या नई बात लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिराक साहब की 22 गज़लों की शेरों की गज़लें हैं और शेर तो एक ही है उसमें। तो अगर वो 22 शेर कहने के चक्कर में अगर एक शेर आपके हाथ लग गया तो अच्छा, इल्हाम वाला एलिमेंट भी तभी आता है जब हम रियाज करते हैं, है ना। इल्हाम आपको तभी कुछ देगा जब अपनी पात्रता बनाए रखोगे आप। थैंक यू। एक सवाल सर मैं भी करना चाहूँगा, गुस्ताखी में प्रणाम निवेदित करता हूँ। कविता, गीत, गज़ल और शेर शायरी, तो उसके अनुशासन का निर्वहन होना चाहिए। फिर आप कहो यार कुछ भी कह दो उसको, फ्री वर्ड्स या जो भी आप उसको नाम देना चाहो, कोई भी नाम दे दो उसको, लेकिन आप कहो कि ये जैसे कल एक साहब कह रहे थे, बड़ा नाम है हमारे फिल्म के हवाले से, अविनाश कह रहा था मजाज के हवाले से कि वो उनकी गज़ल है आवारा, जबकि वो उनकी नज़्म है, ऐ मैं दिल क्या करूँ है वैसे तो दिल क्या करूँ है। अब इतना अंतर तो हमें करना ही पड़ेगा ना।
और अगर गज़ल कह रहे हो या दोहा कह रहे हो या गीत कह रहे हो तो जो उसके शिल्प का विधान है वो हमको सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखना चाहते हो जी? किसने मना किया है? अखिलेश जैसे बड़े उस्ताद बैठे हैं, सीखो यार। अगर गज़ल कहनी है तो मैं तो खुद कहीं अगर अटक जाता हूँ बहर के मामले में कह रहा हूँ साफ तो मैं इसको फ़ोन करके पूछता हूँ, यार देखिए इसकी बहर ठीक है क्या शेर, और ही इज़ काइंड इनफ टू मी कि मुझे बताता है। थैंक यू। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। देखिए संगीत का कोई भी वो है कोड नहीं, एक कोई राग है तो राग की एक पर्टिकुलर आरोह अवरोह है, उसमें जो आते हैं सारे गामा में जिस तरह से भी वो आते हैं, अगर आप उसे चेंज कर देंगे तो वो राग नहीं रह जाएगा, वो शोर हो जाएगा। तो उसको शोर को बचाने के लिए अगर आपको राग गाना है तो आपको वो आरोह अवरोह या वो जो है सारे गामा जैसे आना है वो लाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। हेलो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे अदम गोंडवी साहब थी, उनको मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। उनका एक शेर है कि चांद है ज़ेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, चांद है ज़ेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, पर आज के इस दौर में किरदार पौना हो गया। तो उन्होंने जो समाज पे चोट की है, जो समाज की सारी की सारी परंपराओं को अपनी गज़ल में ढालकर पेश किया है, तो क्या ये युवा जो एक लड़की को या एक महबूबा को, एक माशूका को अपनी सब कुछ बनाकर गज़ल लिख देता है, और आज का युवा अक्सर यही करता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू और फेसबुक के थ्रू, क्या उसे उस कड़ी में नहीं जाना चाहिए जिस कड़ी में ये गए हैं, यानी अदम गोंडवी साहब गए हैं? देखो की ज़बान है, गज़ल इशारों की ज़बान है, तो वो इशारा न मरने लगे। अगर आप गज़ल के शिल्प में अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो गज़ल के तरीके से ही कहना पड़ेगी। अब मैं नहीं रहे आदम साहब, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज, मुझे लगता है ये शेर का ये जो ना ठंडी ठंडी धीमे धीमे आंच में पकने वाली जो चीज़ होती है, ये शेर मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं उनके आत्मा को बिना तकलीफ पहुंचाए अपनी बात कर रहा हूँ। वो मैंने उनके साथ पढ़ा भी और मुझे ऊपरी भी है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, आप लोग इत्तेफाक करें न करें, आपकी स्वतंत्रता है, पर उसका इशारा देखिए। जो शब्द शक्तियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा में सीधे सीधे बात कर दी जाती है, लेकिन अगर शेर में व्यंजना नहीं है, अभी कल परसों हम और भाई साहब इसी पे लंबा डिस्कशन किए हैं, इन्होंने मुझे डांटा भी है कायदे से, लेकिन मुझे लगता है कि व्यंजना अगर नहीं है ना, जब बशीर दुष्यंत साहब एक शेर में कहते हैं कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे। अब ये कौन सा तालाब है? ये इसमें इस पंक्ति में व्यंजना। तो हम जब शेर कहते हैं, हम जिससे भी मुखातिब हों, अपने माशूक से मुखातिब हैं, घर परिवार से, समाज से, उस व्यंजना का, उस इशारे का ख्याल करते हुए जब भी हम कहते हैं तो वो गज़ल के शेर होते हैं। यही मुझे कहना। थैंक यू। क्या नाम है भाई तुम्हारा? कादरी, सैयद ताहा कादरी। देखो मियाँ, ऐसा है, तारप्रकाश जोशी हम सब लोगों के बड़े इस शहर में रहे हैं। बहुत साफ एक बात कहता हूँ, जो सवाल तुमने जहाँ पूछा था उसी धरातल पे खड़े होकर के जोशी जी कहते थे कि जो रोमांस नहीं कर सकता वो कभी क्रांति भी नहीं कर सकता। तो माशुका के लिए भी लिखो और अपने सामाजिक सरोकार भी बनाए रखो। थैंक यू। थैंक यू सर। को नई रोशनी मिली है और मैं आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस स्टेज को आपने ध्यान से सुना, हम लोगों को ध्यान से सुना, और हमारे बीच मौजूद साहिल साहब, नीरज सर और अखिलेश सर को आपने ध्यान से, गौर से सुना और अपने सवाल रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी IPL।